सरदार भगत सिंह ने जो बम फेंका था उससे तो चिड़िया भी नहीं मरती। जिसको फांसी चढ़ाया, अंग्रेज समझते थे वो विचारों की आग का शोला था, और वो जो शोला था विचारों की आग का, उससे अंग्रेज हुकूमत डर गई, उसको फांसी दे दी गई। सरदार भगत सिंह का जो प्रेरणा पुरुष कौन था? महिलाओं को वोट देने का हक नहीं था अमेरिका में। 80 साल तक अश्वेत लोग जो थे उन्होंने अपने मतदान के हक के लिए लड़ाई लड़ी। ये अमेरिका का लोकतंत्र। जो दिल के साफ हैं, वादे फना भी साफ रहते हैं, कभी ज़ेरे ज़मी उनका कफन मैला नहीं होता। जब समाज के रूप में अपने आईएएस बेटे को भ्रष्ट होते हम पसंद करते हैं, आईपीएस बेटे को भ्रष्ट होना पसंद करते हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट होना पसंद करते हैं, तो पत्रकार को आप उससे अंतरिक्ष से टपके हुए एक हरिश्चंद्र को की उम्मीद करते हैं। तो फख्र है भारत का यह करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियो, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। पत्रकारिता में प्रतिरोध की संस्कृति। प्रतिरोध, मैं जो ऐसे विज्ञान का छात्र रहा हूं, हिंदी साहित्य से मेरा कोई बहुत अधिक वास्ता नहीं है, लेकिन हमारा एक दौर था जिसमें हम लोग चाहे साइंस पढ़ें, चाहे जूलॉजी पढ़ें, चाहे बॉटनी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, लेकिन हिंदी तो पढ़ते ही थे। और हमारा वो दौर वो था जब हम कोई भी फैकल्टी पढ़ें, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, हम एक अच्छे भारतीय होने का कर्तव्य पढ़ते थे, हम संविधान पढ़ते थे, हम अपने देश के प्रति सरोकारों को समझते थे। असल में हमारे शिक्षा तंत्र ने कुछ इस तरह का असर डाला है कि हम वो सब चीज़ें धीरे 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 हाशिए पर चली गई। ये तकलीफ होती है। प्रतिरोध से मतलब फिजिक्स में होता है R = V/1। ये फॉर्मूला है, यानी विद्युत प्रवाह में जो अवरोध आता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन विचारों की गति बिजली से भी गति उसकी तेज होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो हमारी विचार में, हमारे व्यवहार में जो हमारा विरोध प्रतिरोध अब कम होता जा रहा है, इसलिए उस पर चिंता करने की जरूरत है। कल का सारा दिन लगभग प्रतिरोध और असहमति, प्रतिरोध से मतलब किसी भी तंत्र में अगर प्रतिरोध या असहमति समाप्त हो जाए तो वो तंत्र जो है वो बड़ा एक तरफा काम करता है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बात कर रहा हूं और ना ही विनम्र निवेदन है कि इसको किसी पार्टी का समझ के लिया जाए, लेकिन जब एक पार्टी ठहर जाती है वर्षों तक, तो जैसे ठहरे हुए पानी का में सड़ांध हो जाती है, वैसे ही सड़ांध होती है। और धड़कता हुआ लोकतंत्र ये कहता है कि पार्टियां बदलते रहो। यही लोकतंत्र का सबूत है। मैं ये नहीं कहता एक पार्टी थी वर्षों तक राज किया, आज कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी है उस रास्ते पर चल पड़ी है कि खुद मतलब उनके ही लोगों को विरोध करना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमने विरोध के स्वर को कमज़ोर किया है। कल आदरणीय विजय नारायण जी ने कहा था कि हमारे यहाँ सहमति के सुर मध्यम पड़ते जा रहे हैं, और उन्होंने यूरोप का और पश्चिम का उदाहरण दिया था कि पश्चिम में और यूरोप में असहमति के सुरों को बड़े संभाल के रखा है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक असहमत होने की अनुमति देंगे अगर विजय जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें महिलाओं को मतदान के लिए 130 साल लड़ाई करनी पड़ी थी। महिलाओं को वोट देने का हक नहीं था अमेरिका में। 80 साल तक अश्वेत लोग जो थे उन्होंने अपने मतदान के हक के लिए लड़ाई लड़ी। ये अमेरिका का लोकतंत्र है। और आज भी
आपके पास खबरें नहीं आती। अमेरिका में हर 10 दिन में एक अश्वेत को पुलिस की गोली का निशाना होना पड़ता है, या हर एक आदमी एक आदमी मारा जाता है अश्वेत पुलिस के जरिए। ये वहां का लोकतंत्र है। और हम असहमति की बात करें, असहमति के सुरों को संरक्षण देने वाले लोग ईमानदार होते हैं और वो सत्य होते हैं, महात्मा गांधी की तरह। इसलिए तो वो सत्याग्रह करते थे, सत्य के साथ आग्रह। आज जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पता है कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने कितने झूठ बोले? अगर मुझे ठीक याद है तो 27,000 से ज्यादा झूठ बोले। आप सोचिए, दुनिया में सबसे आधुनिक लोकतंत्र का मुखिया पूरे 4 साल में 27,000 से अधिक झूठ बोलता है, रोज 21 या 22 झूठ बोलता है, और वहां के अखबार पन्ने के पन्ने उसके झूठ का छापते हैं। इतने तारीख को श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने इतने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, और वो झूठ वहां के लोग जानते हैं, और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं। ये अमेरिकी लोकतंत्र है। क्या किया जाए? झूठ वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो ये बात अमेरिका की है। भारतीय संविधान पहले दिन से महिलाओं को वोट का हक देता है। भारतीय संविधान पहले दिन से समानता की बात करता है। मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, समानता के आधार पर सारे लोग इस देश में रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था, आप संसार का सबसे अच्छा संविधान बना लो, सबसे बढ़िया संविधान बना लो, लेकिन अगर उसका पालन करने वाले लोग गंदे हैं, खराब हैं, तो क्या उस संविधान की रक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सारा संसार मानता है कि हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। हम नहीं मानते, और इसलिए हमारे इसी मुल्क में सत्तारूढ़ सरकारें उस संविधान का मखौल उड़ाती हैं। संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं हमारे देश के नियंता, और जब शपथ लेने के बाद काम शुरू करते हैं तो संविधान को की उपेक्षा करते हैं। क्या फायदा है ऐसे फर्जी चेहरे को, मुखौटे को ओढ़ के रखने की? यूरोप की, अमेरिका की बात अभी मैंने कही, यूरोप की बात भी बता देता हूं कि यूरोप का जो एक देश है ब्रिटेन, 250 साल हमारे ऊपर हुकूमत की है उन्होंने, और जितने क्रूर और जल्लाद बन के उन्होंने हुकूमत की है, वो माफ कीजिए कोई लोकतांत्रिक देश नहीं करता। संसार भर में आप पढ़ लीजिए, फांसी देने के जितने क्रूर तरीके ब्रिटेन के लोगों ने ईजाद किए हैं, इंसान को मारने के लिए, इंसान के द्वारा मारने के लिए, वो कोई लोकतांत्रिक देश नहीं करता। तो हम ब्रिटेन की किस चीज की तारीफ करें? आज वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है। क्या हम उस लोकतंत्र की तारीफ करें? अभी 4 साल पहले की बात आपको बताता हूं। पंजाब का एक नौजवान सिख लंदन में गया, जलियांवाला बाग के हत्याकांड का उसको बदला लेना था। 4 साल पहले, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। वो गया, हां, ये बात थी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कीड़ा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाई जिसका नाम था साराई। उस साराई से उसने पूछा कि मैं यहां की महारानी की हत्या करूं तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाएगा, वो बदला हो जाएगा? उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गर्लफ्रेंड ने कहा, हां बिल्कुल तुम कर सकते हो। और वो महल में घुस गया तीर कमान लेके, और मार नहीं पाया, पकड़ लिया गया। आज वो 9 साल की सजा भुगत रहा है। तो क्या हम ब्रिटेन के इस लोकतंत्र की तारीफ करें? मैं ये कहना चाहता हूं, दोहरे मापदंड थे। उन्होंने ऐसे भारत में जब राज कर रहे थे तो ऐसे एक के बाद एक ऐसे अमानवीय अत्याचार के उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन क्या बात है कि कुछ मिटती नहीं हमारी हस्ती मिटती नहीं हमारी।
आपको याद है सरदार भगत सिंह ने जो बम फेंका था, उससे तो चिड़िया भी नहीं मरती। जिसको फांसी चढ़ाया, अंग्रेज समझते थे वो विचारों की आग का शोला था, और वो जो शोला था विचारों की आग का, उससे अंग्रेज हुकूमत डर गई, उसको फांसी दे दी गई। सरदार भगत सिंह का जो प्रेरणा पुरुष कौन था, हम नहीं, आप में से इतिहास में मैं नहीं जानता कितने लोगों ने पढ़ा है कि 1857 की गदर के बाद 1915 में संसार का सबसे बड़ा गदर नाकाम हुआ था, वो हिंदुस्तान का था। 1915 में 8000 क्रांतिकारी विदेशों से आए थे, अपनी अपनी असहमति को लेकर के, अपने अपने प्रतिरोध को लेकर के जहाजों में भर के वो गदर नाकाम हुआ था। और उसका नायक था करतार सिंह सराभा, जो सरदार भगत सिंह का प्रेरणा पुरुष था। 17-18 साल का किशोर, मूंछ नहीं आई है, लेकिन वो गदर पार्टी का संपादक था। उस लड़के को फांसी चढ़ा दिया गया, और जब वो फांसी के तख्ते पर जा रहा था तो उसके क्रांतिकारी साथी जेल में बोल रहे थे कि फख्र है भारत को, ऐ करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। जगत और पिंगले दो क्रांतिकारी और थे। पिंगले महाराष्ट्र से था, जगत साहब कुछ ही और दूसरे प्रदेश के थे। उस समय देश, जात, मजहब का कोई भेदभाव नहीं था। तो फख्र है भारत का, ऐ करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियो, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। तो जहां वो कहते हैं कि कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज, वो हिंदू से मतलब हिंदू नहीं था, वो हिंदी मतलब हिंदुस्तान से था। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक कसम खा रहा था। कौन थे? जो कोई पूछे कि कौन हो तुम, तो कह दो बागी ये नाम अपना, गदर का करना हमारा पेशा, जुल्म मिटाना काम अपना, नमाज संध्या यही हमारी, धर्म करम सब यही है प्यारो, यही खुदा है और हम अपना। तो ऐसे लोग थे वो। इस दौर में महात्मा गांधी सत्याग्रह निकालते हैं। असहमति के सुरों की कहानी आपको बता रहा हूं कि कैसे हमारे देश में उनको कुचला गया और कैसे उनको संरक्षण देने से रोका गया। तो करतार सिंह के बाद ये 1915 में उनको फांसी दी गई, अक्टूबर-नवंबर में। महात्मा गांधी ने 1919 में सत्याग्रह निकाला। 1919 में उन्होंने यंग इंडिया निकाला, क्योंकि भारत में नौजवानों की बड़ी आबादी थी। और उस यंग इंडिया में उन्होंने 2 पत्र लिखे, खुलकर प्रकाशित किए। वो एक पत्र जो उनसे असहमत थे, जो उनकी वैचारिक धारा से असहमत थे, अहिंसा या अन्य जो उनके सिद्धांत थे, लेकिन वो व्यक्ति साहस के साथ बोल सकता था और उसने वो पत्र लिखा। और दूसरा, उसने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखी, छापी उसमें। तब एक नियम बना था कि जो भी अखबार निकालना चाहते हैं उन्हें अखबार निकालने की अनुमति, इजाज़त और उसके कंटेंट, एक एक शब्द की परमिशन गोरी हुकूमत से लेना पड़ेगी। गांधी ने कहा मैं नहीं लूंगा, अपनी मर्जी से अखबार निकालूंगा और अपनी मर्जी से लिखूंगा, गोरी हुकूमत रोक सकती हो तो रोक ले। तो देखिए, उस दौर में जब गोरी हुकूमत जल्लाद बनी हुई थी, खौफ पैदा कर रही थी, क्योंकि उसको मालूम था कि मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश के करोड़ों लोगों पर हुकूमत नहीं कर सकते, तब उन्होंने ऐसा आतंक का माहौल बनाया था। और उस आतंक के माहौल में गांधी ये बोलते हैं, गांधी से बड़ा साहस किसके पास है? आज भी हमारे पास नहीं है। कल रेहान फजल साहब आए थे, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मीडिया चाहिए जो असहमत विचारों को जगह दे सके, या इंडिपेंडेंट मीडिया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। सही कह रहे थे, क्योंकि आज जो मीडिया हमारी स्थिति है
या तो हम इधर हैं या हम इधर हैं या हम इधर हैं, हम बीच के नहीं हैं। और ये क्यों हैं? हम अपनी राय अलग क्यों नहीं रख सकते? क्यों? रघु भाई ने कहा था कि आज ये पूंजी वाला मीडिया है, खरीद लिया गया है, कॉरपोरेट मीडिया है। बिल्कुल मीडिया है। आज हम जैसे लोगों को की तकलीफ आप अगर एक बार सोचें तो बहुत गहराई से मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने स्वर्णकाल देखा है पत्रकारिता का, स्वतंत्र पत्रकारिता का, जब राजेंद्र माथुर और एसपी सिंह जैसे लोग हमारे संपादक हुआ करते थे, और हमने वो स्वर्णकाल देखा है, और आज ये पतन काल भी देख रहे हैं। है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, और कर लेता है समझौता भी वो। है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, और कर लेता है समझौता भी वो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक, और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हां मगर लगता नहीं अपना भी वो। ये आज के मीडिया का, हमारे सबके दिलों का, भाई अरविंद जी बैठे हैं, पंकज बैठे हैं, जयशंकर जी बैठे हैं, हम सबके, यशवंत बैठे हैं, डॉक्टर सुधीर सक्सेना बैठे हैं, हम सबके दिलों की ये वेदना है, तकलीफ है। हम अपनी अपनी इस तकलीफ को लिए साथ जी रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत निराश हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निराश नहीं है। जहां आप जैसे 150 लोग हमारे सामने बैठे हों जो अपने अपने विचार पुंज बने हुए हों, वहां कोई निराश कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। पंकज चतुर्वेदी ने कल कहा था, पंकज जी क्या गए लगता है, पंकज जी ने कल कहा था बच्चों को लेकर, हम बच्चों के घरों में, घर से अपने बच्चों के असहमति स्वरों को हम उपेक्षा करते हैं। हम बच्चे को ये बनाएंगे, बच्चा क्या चाहता है हम नहीं जानते। तो असहमति के सुरों के को दमन करने का या उनको मार डालने की प्रक्रिया तो हमारे घर में शुरू हो जाती है। अरविंद कुमार सिंह जी ने भी कहा था अपनी खेती के संदर्भ में कि हमारे जो नौकरशाह हैं, 0.1% नौकरशाह, 99% लोगों की जो नीतियां हैं वो नीतियां बनाते हैं जो 99% लोगों की नीतियां नहीं होती। एग्रीकल्चर कैसे हमारे देश में आगे बढ़ेगी? और ये हमें आज़ादी के पहले से चल रहा है। तब आज़ादी के समय लिखा गया था कि अब ख्वाबे गिरा, किसान के लिए, कि अब ख्वाबे गिरा से जाग कि हैं तेरे भी दिन फिरने वाले, रंगीन जो तेरे खून से हुए, अब हैं वो महल ढहने वाले। ये किसान के लिए था। तो अरविंद कुमार, हम सब ने सुना कल, इतना शानदार सत्र था दिन भर का, जिसमें अरविंद कुमार सिंह, पंकज चतुर्वेदी, रेहान भाई, रघु भाई हमारे कॉलेज में सीनियर थे। हम सब ने बहुत ही, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 20-20 साल तक ऐसा दिन हमें सुनने को नहीं मिलता। तो अब लेकिन असल में अब बात क्या है, अगर मैं अब मूल बात पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। समय कितना है मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ये विषय तो ऐसा है, आप घंटों, आप बोर नहीं होंगे तो हम लोग बकते रहेंगे कुछ भी। बहरहाल, हम अगर आप देखिए कि कुमुद जैन, हाँ कुमुद जी ने कल एक बात कही थी बहुत अच्छी। उन्होंने युद्धवीर जी की गाथा सुनाई थी, और उनकी असहमति के कारण उनके निधन के इतने वर्षों के बाद भी हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में युद्धवीर जी का नाम बड़े आदर से और सम्मान से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हुकूमत के खिलाफ असहमति के सुरों को बुलंद किया था। ऐसे लोग हमारे महानायक होते हैं। लेकिन हम भटके कहां थे? 1000 से पहले हमारे यहाँ एक वैशाली का लोकतंत्र हुआ करता था। वैशाली में जैसे हमारी आज की संसद है, वैसे उस समय भी लगभग 3000 सांसद होते थे, 2900 समथिंग कुछ थे सांसद। उनकी स्थायी समितियां होती थीं जो समाज, उस समय के समाज की हर समस्या पर विचार करती थी, सोचती थी। वहां पक्ष था, प्रतिपक्ष था। मैं ये नहीं कहता कि वो आदर्श था, वहां भी राजा था, लेकिन उसके बाद का जो एक बहुत लंबा सिलसिला है, एक क्रूर सिलसिला है 1000 साल का, वो बड़ा खराब
सिलसिला है। हमने क्या देखा है, राजा रानी, महाराजा महारानी, नवाब, सुल्तान, बादशाह, हम इन लोगों को सदियों तक ढोते गए। उसके बाद अंग्रेज 250 साल, हम तो असहमति के सुरों को जाने कहां दफना बैठे। हम भूल गए क्या? नहीं, हमारा हक है असहमति को व्यक्त करने का। हमारे डीएनए से, हमारे जीन से असहमत गायब। आप देखिए जयशंकर जी बैठे हैं, हम लोग कितनी बार जमीन पे आए हैं, सड़कों पर आए हैं, आंदोलन किया है। बिहार प्रेस बिल के खिलाफ 1983 में किया है, 1987 में मानहानि विधेयक के खिलाफ हम लोग आए हैं, भाषावत वेतन आयोग के लिए हम लोग सड़कों पर आए हैं, और महीने महीने भर तक अखबार हमने बंद रखे हैं। आज आपने सुना है 25 साल से अखबार वालों का कोई आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। हम सुविधा भोगी हो गए हैं। कौन कहेगा? जैसे कल किसी ने कहा था, शायद पंकज भाई ने कहा था कि भगत सिंह हो तो हमारे यहाँ पैदा ना हो, पड़ोसी के यहाँ पैदा हो। हम जब कोई आंदोलन, हम लोगों ने एक आंदोलन 1980 में किया था। मेरे चाचा जी प्रोफेसर थे, जो भारत की आज़ादी में पत्रकारिता के बाद का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी हुई और हम लोग जीते। तब जिला प्रशासन के मार्फत सरकार ने हमारे चाचा जी को धमकी दी कि इस लड़के को निकाल दो, घर से निकाल दो। लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था। हमारे चाचा जी ने मना कर दिया, तुम मुझे सस्पेंड कर दो, मैं लड़के को नहीं निकालूंगा। लेकिन क्या आज ऐसा है? नहीं होगा। आज आजमगढ़ का जिला कलेक्टर अगर किसी पत्रकार को कहेगा तो उसको मुश्किल हो जाएगी। उसको अपने घर में समझाया जाएगा। बच्चे समझा रहे, पापा जैसा कलेक्टर कहता है वैसा मान लो। ये है, मैं आपको जो है सच बात कह रहा हूं। और दूसरी बात, असहमति के सुरों के संरक्षण की बात मैं बताता हूं आपको कि हमने सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया, पहला चुनाव हुआ। आप में से कई लोग जानते होंगे, अंबेडकर साहब एक दूध वाले से हार गए थे चुनाव, और तब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको भारत की संसद का हिस्सा बनाने के लिए दोबारा प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो असहमति के सुरों का सम्मान करते थे। इस देश में, इस सदन में असहमति के सुर का सम्मान होना चाहिए, और इसलिए अंबेडकर साहब दोबारा पहुंचे। तो ये वो दौर के राजनेता हुआ करते थे। आप सब, एक और उदाहरण में आप सबसे सवाल पूछता हूं कि भारत में प्रदेशों में तो राष्ट्रपति शासन है, देश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं है? नहीं, ये तो आज की बात है, गुलाम राष्ट्रपति की बात कह सकते हैं, बाद की बात। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने राष्ट्रपति शासन की प्रावधान क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि प्रदेशों में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो प्रदेश में राज्यपाल के कान उमेटने के लिए ऊपर राष्ट्रपति बैठा है। लेकिन कल के रोज अगर राष्ट्रपति अधिनायक हो गया, तानाशाह हो गया, और उसने असहमति के सुरों को कुचल दिया, तीनों सेनाओं का कमांडर है, तो उसके ऊपर कौन बैठा है? ये चिंतन, ये विचार हमारी संविधान सभा में हुआ, और हमारे लोग उस संविधान में, कई लोग ऐसे हैं जो उस संविधान से असहमत हैं, बिना पढ़े। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया। अब दूसरी बात यह है भाई, अब मैं जल्दी बात खत्म करूंगा, मुझे लग रहा है कि शायद समय हो रहा है, कि वो धारा चली गई जो समग्र रूप से कहती थी अंग्रेजों के खिलाफ के, जो विरोध करती थी, इश्क का नगमा, वतन प्रेम का नगमा, इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। ये प्रतिरोध की संस्कृति का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन मैं कट शॉर्ट करता हूं, ये पत्रकार निकलता कहां से है? आज हम जिस पत्रकार की बात करते हैं कि वो प्रतिरोध की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो पत्रकार कहां से आता है? वो आपके घर से आता है, वो आपके घर से आता है, हम सबके घर से आता है। समाज तो यही है ना, समाज ये है।
इसी घर से एक आईएएस निकलता है, इसी घर से एक आईपीएस निकलता है, इसी घर से एक पत्रकार निकलता है, इसी घर से एक राजनेता निकलता है, एक सांसद निकलता है, एक विधायक निकलता है। आईपीएस करप्ट होता है, हमें शिकायत नहीं होती। आईएएस करप्ट होता है, हमें शिकायत नहीं होती। हमारा सांसद विधायक अपनी निधि से कमीशन खाता है, हमें शिकायत नहीं होती। एक इसी इलाके के गोंडे के अदम गोंडवी साहब थे, उन्होंने लिखा था, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के, महज तनख्वाह से नखरे निपटेंगे क्या लुगाई के। आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बाढ़ के तोहफे हैं, कंगन ये कलाई के। सूखे की नई निशानी उनके ड्राइंग रूम में देखो, टीवी का नया सेट है ऊपर उस तिपाई के। तो हम जब समाज के रूप में अपने आईएएस बेटे को भ्रष्ट होते हम पसंद करते हैं, आईपीएस बेटे को भ्रष्ट होना पसंद करते हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट होना पसंद करते हैं, तो पत्रकार को आप उससे अंतरिक्ष से टपके हुए एक हरिश्चंद्र को की उम्मीद करते हैं। आप सोचिए ना, आज से 50 साल पहले के हिंदुस्तान में आप लोग बहुत सारे गवाह हैं, इसमें से बुजुर्ग लोग, कि जब शिक्षक के साथ शादी करनी होती थी तो अपनी बेटी की शादी करने सबसे पहले समाज शिक्षक का चुनाव करता था। आज वो ये देखता है कि ये पुलिस वाला है, ऊपर की हर महीने कमाई इतनी है, ये फॉरेस्ट वाला है, ऊपर से इतनी कमाई है, ये पार्षद है, ऊपर से कमाई इतनी है, इसके साथ लड़की ब्याह दो। ये संस्कृति हमारे समाज के अंदर आ गई है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है किया भी हो सकता है नहीं किया हो। जब रेल में टिकट हमारा कंफर्म नहीं होता, आरएसी रह जाता है, वेटिंग रह जाता है, तो फिर टीसी के पीछे डब्बे डब्बे में भागते हैं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर से, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से। आप जो भी कहेंगे हम दे देंगे, एक बर्थ तो दे दो। ये होता है या नहीं होता है? घर में ये एक मोबाइल नाम का एक उपकरण रखते हैं, कॉल आती है, सामने वाला पूछता है, बच्चा कहता है पापा घर में छोड़ गए, या पापा चार्ज पे लगा गए, क्योंकि पापा को बात नहीं करनी। तो झूठ बोलने की संस्कृति आप अपने घर से उस फसल को उगा रहे हैं। उस समाज से आप कैसे प्रतिरोध की संस्कृति पैदा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आज गांधी बाबा होते भी तो क्या करते? उनका सत्याग्रह होता तो क्या करता? उन्होंने तो सत्याग्रह के दम पर कल अरविंद कुमार सिंह जी ने बताया था कि वो गए थे किसी देश में, सूडान, कहाँ, युगांडा में बापू की तस्वीर थी। जिस दिन बापू मरे 150 से ज़्यादा देशों ने अपना झंडा झुकाया था, और आज भी ये गांधी का देश जाना जाता है। तो सच सर चढ़ के बोलता है, झूठ के पांव नहीं होते। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, और जब समाज में सारा ये जहर घुला हुआ है तो हम लोगों से ही अपेक्षा क्यों की जाती है? शर्त यह है कि हम लोग खुद भी अगर उस बात का पालन करें तो। एक बात और है, आखिरी बात है, इसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इस नौजवान क्रांतिकारी साथी भाई यशवंत जी को सुनना है, जो इसी मिट्टी के हैं, और डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी को सुनना है। हमारे भीतर का जो लोकतंत्र है वो दरअसल सो गया है, वास्तव में सो गया है, और उसके भीतर हम फिर व्यक्ति केंद्रित होते जा रहे हैं। एक उदाहरण आज का बताता हूं। हमारे भीतर एक सामंत तानाशाह पैदा है, हम अपने उस तानाशाह को देखना नहीं चाहते। फेसबुक एक माध्यम है। फेसबुक पे आज मैं बीमार पड़ गया हूं, आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है, आज मैं आजमगढ़ जा रहा हूं, अरे मैं हैं, हम नहीं हैं, विचार गायब है। फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिस पर 5000 आपके मित्र हैं। अरे 5000 मित्रों को क्या मतलब है कि आप अपनी टांग फैलाई अस्पताल में फोटो खिंचाते हैं? आज मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया है, मैं क्यों? 4999 लोग आपको क्यों देखें? अपना समय क्यों खराब करें? लेकिन ये विकृत मानसिकता है, विकृत सामंती सोच है हमारा कि लोग मुझ पर ध्यान दें। ये हमारे आपकी बात है।
और मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ऐसे आयोजनों में जाता हूँ, बहुत सारे मुख्य अतिथि आते हैं, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आते हैं। आजमगढ़ में तो ये सम्मान रक्षा आप अतिथि लोग कर रहे हैं, नहीं तो बहुत व्यस्त राजनेता आते हैं, 100-50 लोग पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते आते हैं, और बड़ी हम संचालक महोदय बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बीच अपने व्यस्त समय से समय निकाल के पधारे हैं। और जैसे ही वो उनका भाषण हो जाता है, वो नेताजी चले जाते हैं, हॉल खाली हो जाता है, हम लोग खाली कुर्सियों को एड्रेस करते हैं। ये सामंत नहीं है तो क्या है? आपको विचार की भूख है नहीं? अरे आप आए क्यों? आए क्यों? आप मना कर दो ना। तो राजनेताओं को भी सीखने की जरूरत है। और लेकिन राजनेता तो तब सुधरेंगे जब वो अपने आप को सुधारना चाहते होंगे, वरना दोनों जनों की तड़प है अपनी जगह। सिंह साहब की तरफ जो है वो अपनी अपनी जगह है, उस तड़प को सम्मान और सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन दरअसल ये नेता लोग जो सम्मान गंवा बैठे हैं, खो बैठे हैं, क्यों? मैं आपको एक और कविता में सुना, आज चूंकि गजल शायरी से शुरुआत हो गई है इसलिए उसके साथ अंत करता हूं। हज करने को गया था कौम का लीडर कोई, हज करने जाते हैं ना लोग, हज करने को गया था कौम का लीडर कोई, संगबारी के लिए शैतान पे जाना पड़ा। संगबारी पत्थर फेंक, शैतान पर पत्थर फेंकने की एक रस्म होती है, तो संगबारी के लिए शैतान पे जाना पड़ा। एक कंकर फेंकने पर ये सदा आई उसे, उस नेता ने जो पत्थर फेंका शैतान पे, एक कंकर फेंकने पर ये सदा आई उसे, अरे तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ? मतलब आप काम करते हैं तो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आज हम गांधी को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि वो बिना कुछ कहे चुपचाप, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं था, उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आदमी अपना काम करके चला गया। लेकिन आज क्या है, राजनीति धंधा हो गई है। 5 साल के लिए चुनाव अगर टिकट मिल गया तो 2 करोड़ चुनाव लड़ने में चाहिए, या 2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़। इलाके में अलग अलग है, महाराष्ट्र में 4 गुना ज़्यादा होता है खर्च, आदिवासी इलाके में कम खर्च होता है। तो 2 करोड़ रुपया जो निकालना है, तो 2 करोड़ जो खर्च किया चुनाव में, फिर अगले चुनाव में टिकट देने के लिए पार्टी को देना है पैसा 2 करोड़, 2 दूनी 4, और फिर अपने घर में कोई हवा खाएगा, पानी तो नहीं पिएगा। 2 करोड़ घर के खर्च चलाने के लिए चाहिए, और 2 करोड़ अगले, या 5 साल में महंगाई बढ़ गई तो 4 करोड़, तो 10 करोड़ वो जीतने के बाद निकालता है। तो क्या करेगा वो? राजनीति को धंधा नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? मजबूरी है उसकी भी। अब बेचारे क्या करें, जिंदा कैसे रहेंगे? प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, एक लीडर का ये वादा वजह हैरानी न था। प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, एक लीडर का ये वादा वजह हैरानी न था। हाँ मगर सत्ता जब उनको मिली तो ये खुला, उनके खोदे हर कुएं में प्यास थी, पानी न था। मित्रों, अपने भीतर प्रतिरोध, असहमति एक इकाई के स्तर पर, अपने घर के स्तर पर व्यक्त करना सीखिए, असहमति का आदर कीजिए, लोकतंत्र अपने आप सुधर जाएगा। आजमगढ़ के इस विचार तीर्थ में आप सबने मुझे बुलाया, इतनी देर सुना, मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ।